Dear students, welcome back to the YouTube channel of Arabi Senior Secondary School कठुआ। जैसा कि पता है कि पिछली वाली वीडियो में जो पहला वीडियो हमने डाला था 12th क्लास का, उसके अंतर्गत हमने आपको जो है उसके बारे में बताया था, इन्विटेशंस के बारे में। और अब हम इनविटेशन के बारे में हमने बताया था। इनविटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल इनविटेशन और एक इनफॉर्मल इनविटेशन। और जो फॉर्मल इनविटेशन होते हैं वो प्रेस पे प्रिंटेड होते हैं, और इनफॉर्मल जो इनविटेशन होते हैं उनको व्यक्ति फैमिली लेटर्स की तरह लिखता है। फिर मैंने बताया था कि जो फॉर्मल इनविटेशन होता है उसका जवाब भी फॉर्मल में देना होता है, और इनफॉर्मल इनविटेशन का जवाब भी इनफॉर्मल में देना होता है। यहाँ तक हमने बात की थी। और अभी अपन जो बात करने वाले हैं वो इसी के आधार पर बात करने वाले हैं। एक क्वेश्चन भी मैंने इसके अंतर्गत आपको लिखाया था, तो ध्यान देंगे। मैं बता रहा था, एक तो फॉर्मल का फॉर्मेट के बारे में अपन बात कर रहे थे कि फॉर्मल, क्योंकि कल हमने जो इनविटेशन लिखाया था, जो क्वेश्चन लिखाया था, तो वो था फॉर्मल का एक्सेप्ट। क्या था? फॉर्मल का एक्सेप्ट। अब हमें इसमें ये देखना है कि फॉर्मल का एक्सेप्ट या फॉर्मल का डिक्लाइन लिखते कैसे हैं। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले इसको ध्यान देंगे, फॉर्मल के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले आता है यहाँ पे मिसेज एंड मिस्टर लिख करके आएगा जवाब देने वाले का नाम, या सरनेम भी लगा सकते हैं। सरनेम समझते हैं, जैसे शर्मा, सिंह, चौधरी, गुप्ता, जो भी है। तो जवाब देने वाले का मिसेज एंड मिस्टर शर्मा, जवाब देने वाले का नाम। उसके बाद लिखेंगे थैंक्स, केवल थैंक। और थैंक इसलिए क्योंकि एक वाक्य बन रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्या मिसेज एंड मिस्टर जो भी है, जैसे मैंने उसमें लिखाया था, शायद जवाब देने वाले का नाम राजेश गुप्ता था, कुछ ऐसा था। तो यहाँ पर आ जाएगा जैसे मिसेज मिस्टर गुप्ता लिख दो, या मिसेज मिस्टर राजेश भी लिख सकते हो। फिर थैंक। उसके बाद लिखेंगे मिसेज एंड मिस्टर, और यहाँ आ जाएगा जवाब पाने वाले का नाम। यहाँ पर तो आ जाएगा सेंडर्स नेम, और यहाँ आ जाएगा रेसिपिएंट नेम। तो जवाब देने वाला है उसका नाम वहां पे आ जाएगा, और जवाब पाने वाला है उसका नाम वहां पे आ जाएगा। और यहाँ क्या होगा, यहाँ उल्टा होगा, यानी कि जिसके यहाँ प्रोग्राम है वो तो पाने वाला हुआ, भाई जवाब उसी को तो मिल रहा है, और जिसको इनविटेशन मिला है वो जवाब देने वाला हुआ। भाई जिसका प्रोग्राम है वो जवाब पाने वाला है, जवाब उसी को तो दिया जाएगा, प्रोग्राम वाले को, कि भाई तुम्हारे यहाँ प्रोग्राम है, उसका जो तुमने कार्ड दिया उसमें मैं नहीं आ पाऊंगा या आ पाऊंगा, वो जवाब दे रहा है। तो जवाब पाने वाला वो हुआ जिसके यहाँ पे क्या है, प्रोग्राम है। जैसे हमने बताया था कि आप राजेश गुप्ता है, और आपको आपके मित्र क्या नाम था उसका मुझे क्वेश्चन में ध्यान नहीं है, कोई भी नाम लिख सकते हैं, उसने अपने बेटे के बर्थडे पर आपको इनवाइट किया। तो यहाँ पर जवाब देने वाला तो राजेश गुप्ता हो गया, और पाने वाला जो है वो हो गया, जो भी रहा हो वो नाम, उसको यहाँ पर अपन लिख देंगे। इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद फिर लिखना है for their kind invitation to attend the, लिख करके यहाँ आ जाएगा क्या, कार्यक्रम का नाम। ये फॉर्मेट है भाई, ध्यान रखना। यहाँ आ जाएगा क्या, कार्यक्रम का नाम। अगर बेटे बेटी से रिलेटेड है तो यहाँ लिख देना ऑफ देयर सन या डॉटर।
तो लिखेंगे मिसेज मिस्टर शर्मा या जो भी है जवाब देने वाले का नाम थैंक, मिसेज मिस्टर जवाब पाने वाले का नाम फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द लिख करके कार्यक्रम का नाम ऑफ देयर सन या डॉटर। ठीक है, ऐसा लिख करके ऑन लिख करके फिर तारीख लिख देंगे, वो प्रोग्राम कितने तारीख को है। एड लिख करके प्रोग्राम का टाइमिंग लिख देंगे, वो कितने बजे होने वाला है। और एड लिख करके यहाँ पर क्या लिख देंगे, कार्यक्रम स्थल, ये कार्यक्रम कौन से स्थान पर होने वाला। इस कार्यक्रम स्थल पर आप चाहे तो वेलकम होम होटल इत्यादि का नाम लिख सकते हैं और चाहे तो घर का एड्रेस भी लिख सकते हैं। एट दियर रेजिडेंस लिख करके घर का एड्रेस भी लिख सकते हैं, जैसा बताएंगे अभी। तो अब देखिए, इतना तो अपन को क्या करना है, इतना तो अपन को जो है वो चाहे वो एक्सेप्ट हो चाहे वो डिक्लाइन हो, अपन को इतना तो लिख ही देना। ये ध्यान देंगे कि फॉर्मल आते ही आपको जैसे ही फॉर्मल मिले, फॉर्मल आते ही इतना तो लिखना ही लिखना है। अर्थात ये चीज तो दोनों में आएगी, चाहे वो फॉर्मल का एक्सेप्ट हो और चाहे वो फॉर्मल का डिक्लाइन हो, चाहे वो अस्वीकार हो चाहे स्वीकार हो, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो फॉर्मल आते ही अपन को लिखना ही लिखना है। अब जो अंतर आने वाला है वो केवल 2 लाइन का अंतर आने वाला है और उससे ज्यादा कोई कुछ अंतर होगा नहीं, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसको समझेंगे तो सबसे पहले आएगा मिसेज इन्वेस्टर जवाब देने वाले का नाम, थैंक। उसके बाद मिसेज इन्वेस्टर जवाब पाने वाले का नाम। इसके बाद लिखेंगे, यानी ये मिसेज मिस्टर शर्मा, मिसेज मिस्टर जो भी है वो धन्यवाद देते हैं इनके लिए, काय के लिए, फॉर दियर काइंड इन्विटेशन के, उन्होंने उनको निमंत्रण भेजा। काय का निमंत्रण था, टू अटेंड द, कार्यक्रम का नाम। ऑफ दियर सन या डॉटर, और बेटी से रिलेटेड है तो ऑफ दियर सन या डॉटर लिखना, नहीं तो मत लिखना। जो इतने तारीख को इतने बजे और वहां पर है, ये अपन को जो है वो फॉर्मल में लिखना है, चाहे वो एक्सेप्ट हो चाहे वो डिक्लाइन हो। यहां तक तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आ जाती है बात एक्सेप्ट की। तो एक्सेप्ट हो चाहे डिक्लाइन हो, यहां से चेंज करना है। अभी लिखेंगे फॉर्मल का क्या, एक्सेप्ट। ये आप लोग जो आपको कॉपी में उतारना है वो इस तरीके से उतारना है। पहले फॉर्मल इतना उतारेंगे, फिर फॉर्मल का जो मैं एक्सेप्ट बता रहा हूँ फिर उस पूरे को उतारेंगे आप अपनी कॉपी में, ताकि पता रहेगा कि इतना तो अपन को फिक्स है, चाहे वो फॉर्मल का एक्सेप्ट हो चाहे वो फॉर्मल का डिक्लाइन हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्सेप्ट पे बात करेंगे तो एक्सेप्ट यहां से चेंज होगा। यहां तक तो एक्सेप्ट डिक्लाइन दोनों है वो मैं बताऊंगा, यहां से चेंज होगा। तो यहां लिखेंगे दे हैव ग्रेट प्लीजर, उन्हें बेहद प्रसन्नता है, इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, उन्हें इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए बेहद प्रसन्नता है। दे विल डेफिनेटली अटेंड द फंक्शन, वे निश्चित रूप से इस फंक्शन को अटेंड करेंगे। अब ये तो हो गया कौन सा, फॉर्मल का एक्शन। अच्छा, इसको पूरे को क्या करना है, अपन को बंद भी करना है, ऐसे करके। अब ये हुआ, तो फिर समझेंगे। यहां तक तो अपना बिल्कुल सेम रहेगा। मिसेज मिस्टर जो भी है जवाब देने वाले का नाम, थैंक। उसके बाद मिसेज मिस्टर जवाब पाने वाले का नाम, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द, कार्यक्रम का नाम, ऑफ देयर सन या डॉटर। फिर उसके बाद ऑन लिख करके तारीख, एट लिख करके बजे और एट लिख करके कार्यक्रम स्थल, यानी कार्यक्रम कब होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है, ये सारी बात इसके अंतर्गत यहाँ पे आ जाएंगी। अब ये तो हुआ एक्सेप्ट और डिक्लाइन दोनों में आएगा, ये तो फिक्स है, कॉमन है फॉर्मल में। किसमें, फॉर्मल में। फॉर्मल आते हैं मतलब कहने का अभिप्राय है फॉर्मल आते हैं इतना तो अपन को लिखना ही लिखना। अब बात आई एक्सेप्ट की, तो एक्सेप्ट अगर आए तो ये लाइन लिखनी है, क्या लिखनी है, दे हैव ग्रेट प्लीजर, उन्हें बेहद प्रसन्नता है, इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, निमंत्रण को स्वीकार करते हुए। दे विल डेफिनेटली अटेंड द फंक्शन, वे निश्चित रूप से इस फंक्शन को अटेंड करेंगे। ये जो चीज है वो यहाँ पर इस तरीके से
जो है वो लिखी जाएगी। अब अगर यही चीज मान लीजिए डिक्लाइन में आती है तो डिक्लाइन में कैसे लिखेंगे। अब मतलब मैंने बताया था ना आपको कैसे उतारना है। पहले इसको उतारो आप फॉर्मल लिख करके, इसका मतलब आपको ये पता रहेगा इतना तो फॉर्मल में लिखना ही है। फिर हेडिंग डालेंगे दूसरी फॉर्मल का एक्सेप्ट, फिर इस फॉर्मेट को उतारेंगे पूरे को। अरे समझ नहीं आई। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद फिर लिखोगे आप अगली हेडिंग डालोगे फॉर्मल का डिक्लाइन। क्या आएगा, फॉर्मल का डिक्लाइन। अब इस फॉर्मल के डिक्लाइन में क्या करना है, हमें यहां से चेंज करना है। अगर डिक्लाइन हो तो यहां से अपन को कैसे लिखेंगे। अब आपको हेडिंग डालनी है सबसे पहले फॉर्मल डिक्लाइन, फिर फॉर्मल डिक्लाइन लेकर के पूरा ये उतारना है ये भी। तो दे हैव रेग्रेट, उन्हें पश्चाताप है। फोर काय के लिए, बीइंग होने पर, अनेबल माने असमर्थ, टू अटेंड द फंक्शन, अटेंड द फंक्शन ड्यू टू के कारण से, ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल वर्क। यानी वो कह रहा है दे हैव रेग्रेट, उन्हें पश्चाताप है। काय के लिए पश्चाताप है, फॉर बीइंग होने पर, अनेबल माने असमर्थ, टू अटेंड द फंक्शन, इस फंक्शन को अटेंड करने में। किस वजह से, ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल वर्क, एक अटलनीय कार्य के कारण से। देखो अवॉइड वन होता है टालना, अवॉइड करना, नजरअंदाज करना, और अनअवॉइड हुआ जिसे टाला ना जा सके, और एबल होता है योग्य, यानी ना टाले जा सकने योग्य, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, इस पर आपको ये ध्यान रखना है, अगर उसमें वो कोई कारण दे तो आप वो कारण लिखना, और अगर कारण नहीं दे तो आप इसी तरीके से लिख सकते हो। तो भाई वो कह रहा है दे हैव रेग्रेट, उन्हें पश्चाताप है। काय के लिए पश्चाताप है, फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड द फंक्शन, कि वो इस फंक्शन को अटेंड करने में क्या है, अनेबल है, असमर्थ है। किस कारण से, ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल वर्क, एक अटलनीय कार्य के कारण से। ये हो जाएगा। अब इसके बाद आप ध्यान देंगे कि पहली बात तो ये कि हम जा रहे थे तब तो उसको विश अपन वहां जाकर के कर सकते थे, और अपन नहीं जा रहे तो विश हमें यहीं से करना है। तो पहले तो लिख देंगे यहाँ पे, भैया नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, प्लीज डोंट माइंड, कृपया नाराज मत होना, प्लीज डोंट माइंड। और उसके बाद फिर लिखेंगे बेस्ट विशेज टू, लिख करके जिसका प्रोग्राम है, जैसे बर्थडे है बेटे की तो बेटे का नाम लिखना है यहाँ पे, जिसका प्रोग्राम है उसका क्या जाएगा, नाम। इस तरीके से, क्योंकि जब अपन किसी कार्यक्रम में नहीं जाते हैं तो बधाई हमें वहीं से देनी होती है। तो ये चीज यहाँ पे बढ़ानी है, क्या, प्लीज डोंट माइंड, कृपया नाराज मत होना, और बेस्ट विशेज टू, बहुत बहुत बधाइयां, किसके लिए, जिसका प्रोग्राम है उसके। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये फॉर्मल का क्या हो जाएगा, डिक्लाइन। ध्यान देंगे। तो यहां तक तो अपना फिक्स हुआ, मैंने पहले बता चुका हूं, यहां तक तो फिक्स है, चाहे फॉर्मल का एक्सेप्ट हो चाहे फॉर्मल का डिक्लाइन हो, यहां तक तो अपना फिक्स है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसके बाद यहां से चेंज होना है। पहले वाले में तो हमने लिखा था, यानी एक्सेप्ट में तो लिखा था दे हैव ग्रेट प्लीजर, उन्हें बेहद प्रसन्नता है, इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, निमंत्रण को स्वीकार करते हुए, दे विल डेफिनेटली अटेंड द फंक्शन, वे निश्चित रूप से इस फंक्शन को अटेंड करेंगे। ये तो हुआ था किसमें, एक्सेप्ट में। अब अगर डिक्लाइन हो तो यहाँ तक तो वही फिक्स रहेगा, डिक्लाइन में यहाँ से बढ़ाना है, दे हैव रेग्रेट, उन्हें पश्चाताप है, फॉर बीइंग होने पर, अनेबल माने असमर्थ, टू अटेंड द फंक्शन, इस फंक्शन को अटेंड करने में। ड्यू टू, किस कारण से, एन अनअवॉइडेबल वर्क, एक अटलनीय कार्य के कारण से,
प्लीज डोंट माइंड, कृपया नाराज मत होना। बेस्ट विशेष टू, बहुत बहुत बधाइयाँ। किसको? उसका नाम लिख देंगे जिसको अपन इसको भेज रहे हैं, यानी कि जिसका प्रोग्राम है, जिसका प्रोग्राम उसका क्या जाएगा यहाँ पे नाम। जैसे बेटे की बर्थडे पार्टी है ना, तो उस बेटे का क्या आ जाएगा नाम। कोई भी नाम अपन काल्पनिक रूप से लिख सकते हैं। ये है। अब ये तो हुआ एक फॉर्मेट। तो यहाँ पर हमने आपको फॉर्मेट दोनों बता दिए, चाहे वो फॉर्मल का एक्सेप्ट हो और चाहे वो फॉर्मल का क्या हो, डिक्लाइन हो। अब हम जो देखने वाले हैं, अब जो क्वेश्चन हमने कल लिखा था उस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे कि अपन को जो है वो एक फॉर्मेट का जो है वो व्यवहार में कैसे लाना है, उसको बनाना कैसे है, उस पर अपन बात करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है, इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको ऐसे ही उतारना था कि फॉर्मल का सबसे पहले फॉर्मल डालोगे, फॉर्मल लेकर के यहाँ तक लिखना है। इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया फॉर्मल, चाहे एक्सेप्ट हो चाहे डिक्लाइन हो। उसके बाद फॉर्मल का एक्सेप्ट लिख करके वो वाली जो लाइन बताई थी, दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, वो लाइन उतारनी थी। और फिर फॉर्मल का डिक्लाइन डालो, फिर यहाँ पूरा लिख करके फिर इसको उतारो। इस तरीके से आपको उतारना है ताकि आपको पता रहे, और जब 2-3 बार लिखोगे तो ये साथ के साथ याद हो जाएगा। अच्छा ध्यान देंगे, ऐसी कोई चीज इसके अंतर्गत है जो आपको याद नहीं होगी, बड़े आराम से याद हो जाएगी। और वैसे भी मैंने तो उस समय जब अपनी 11th क्लासेस हुई थी, तो उस समय मैंने आपको 11th क्लास के अंतर्गत ही इतना तो बहुत कुछ बता दिया था कि अपन को कैसे ट्रांसलेट करना है, क्योंकि मैंने लगभग कई सारी जो रिपोर्ट्स और आर्टिकल आपको उस समय लिखा दिए थे, और उसको भी किस तरीके से लिखा था आपको अच्छी तरीके से पता है। मैंने आपको पहले सबसे पहले हिंदी बोलता था और उसके बाद आप खुद इंग्लिश ट्रांसलेट करते थे, जो बच्चे रेगुलर क्लास में आते थे या जिनका पढ़ने का मन होता था, वो मैं आपको वहां तक बता चुका हूं। तो आपको ऐसी कहीं कोई परेशानी आने वाली नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये फॉर्मल का एक्सेप्ट और डिक्लाइन दोनों का क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया। अब अपन जो क्वेश्चन लिखाया था उसको अपन यहाँ पर देखेंगे, इस तरीके से होगा। देखिए, तो हमने उसमें लिखाया था जो है राजेश गुप्ता, आपको राजेश गुप्ता है, और यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन, आपको एक इनविटेशन प्राप्त हुआ है फ्रॉम योर फ्रेंड। अब मुझे एक्चुअली फ्रेंड का नाम याद नहीं है, जो है किसी भी फ्रेंड के थ्रू आपको एक इनविटेशन कार्ड प्राप्त हुआ है। तो आप उसके लिए, अब मैं क्वेश्चन एक दूसरा बता देता हूँ, वो जो भी रहा हो मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं है इसमें नाम क्या था, बाकी नाम का ही अंतर है और कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे मान लो उस क्वेश्चन को हो सकता है वो आपने लिख रखा हो, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल नाम बदलना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया, यू आर राजेश गुप्ता, आप मान लीजिए कोई राजेश गुप्ता है, और यू हैव रिसीव्ड, आपको मिला है ए फॉर्मल इन्विटेशन, एक औपचारिक निमंत्रण पत्र। कहां से मिला है, फ्रॉम योर फ्रेंड, आलोक शर्मा। काय के लिए प्राप्त हुआ है, टू अटेंड हिज सन्स बर्थडे पार्टी, to send him your reply accepting the invitation। अब वो कह रहा है यू आर राजेश गुप्ता, मान लीजिए आप कोई राजेश गुप्ता है और यू हैव रिसीव्ड ए फॉर्मल इन्विटेशन, आपको एक औपचारिक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है। तो कैसा निमंत्रण मिला है अपन को, सबसे पहले ध्यान देंगे फॉर्मल इन्विटेशन प्राप्त हुआ है, कहां से, फ्रॉम योर फ्रेंड आलोक शर्मा, आपके मित्र आलोक शर्मा के यहाँ से, काय के लिए, टू अटेंड हिज सन्स बर्थडे पार्टी, उनके बेटे की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए।
तो सेंड में और अप्लाई, आपने अपना जवाब भेजेंगे एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, निमंत्रण को स्वीकार करते हुए। ये है यहाँ पर। अब इसको अपन क्या है, अब दो चीज पता लग गई, एक तो फॉर्मल है और दूसरा कैसा है, एक्सेप्ट है। दो चीज पता लग गई, फॉर्मल है और दूसरा क्या है, एक्सेप्ट है। अब तुरंत ध्यान देंगे अपन को कैसे लिखना है वो देखेंगे आप। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मिसेज एंड मिस्टर लिख करके जवाब देने वाले का नाम। अब यहाँ जवाब देने वाला कौन है भाई, जिसको इनविटेशन मिला है वही तो जवाब देगा कि मैं मुझे स्वीकार है आपका इनविटेशन नहीं है। तो इनविटेशन किसको मिला है, राजेश गुप्ता को। तो मैंने बताया था यहाँ मिसेज मिस्टर लिख करके या तो आप सरनाम लिख सकते हैं, सरनेम लिख सकते हो, और सरनेम नहीं लिखे तो पूरा नाम भी लिख सकते हो। तो जैसे मिसेज मिस्टर गुप्ता, उसके बाद अपन लिखेंगे थैंक, उसके बाद लिखेंगे मिसेज एंड मिस्टर, जवाब देने वाले का, जवाब पाने वाले का नाम। यहाँ पाने वाला कौन है, मिसेज मिस्टर आलोक शर्मा, तो यहाँ भी अपन क्या लिख देंगे, मिसेज एंड मिस्टर शर्मा। फिर अब इतना तो अपन को देखना है, फॉर्मल आती है उतना तो वहां तक तो लिखना ही लिखना है, एक्सेप्ट डिक्लाइन बात की बात है। तो यहाँ लिखेंगे फॉर दियर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द, फिर मैंने बताया था कार्यक्रम का नाम, बताया था फॉर्मेट के अंतर्गत कार्यक्रम का नाम। तो यहाँ पे कार्यक्रम क्या है, बर्थडे पार्टी, क्या है, बर्थडे पार्टी, ये चेंज करना है। टू अटेंड द बर्थडे पार्टी। फिर मैंने बताया था बेटी बेटी से रिलेटेड है तो सन या डॉटर, यहाँ पे किससे रिलेटेड है, सन से, तो बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन, ऐसा लिख करके। फिर मैंने बताया था ऑन लिख करके तारीख, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 20 नवंबर 2020, एट लिख करके बजे, आपको पता है कि पार्टी यहाँ ज्यादातर किस चीज में बर्थडे पार्टी रात को होती है तो 9 PM, और एट लिख करके कार्यक्रम स्थल। अब इस पर ध्यान देंगे इस कार्यक्रम स्थल पे अगर वो घर पे मना रहे तो घर का एड्रेस लिख देंगे एट दियर रेजिडेंस करके, जैसे एट दियर रेजिडेंस, और फिर रेजिडेंस का क्या लिख देंगे यहाँ पे, पता। और पता कैसे लिखना है वो ध्यान देंगे, एट दियर रेजिडेंस, जैसे B12 जवाहर नगर और भरतपुर, भरतपुर का भी केवल मैंने बताया था आपको, मैंने पहले समझा दिया था उस समय कि यहाँ पर अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कहीं भी अगर क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दे रखा है, मतलब इससे मतलब नहीं है, कहीं भी क्वेश्चन में अगर एड्रेस वाली बात आ रही है और क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया है, चाहे वो क्या कहते हैं लेटर हो, चाहे वो रिपोर्ट हो, चाहे वो इनविटेशन हो, और चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, कहीं भी अगर आपको एड्रेस लिखना है और एड्रेस अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो आपको एड्रेस ऐसे लिखना है। यहाँ तक तो खूब लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इससे ब्लॉक नंबर पता लगता है, इससे मकान नंबर पता लगता है, इससे कॉलोनी का पता लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बड़ी जगह है जैसे भरतपुर है, अलवर है, कुछ भी लगा सकते हो आप, तो उसमें आपको क्या है, पूरा नहीं लिखना है, केवल अंग्रेजी का कोई भी एक अक्षर बना देना है। वो आपको अपने गांव के हिसाब से बना दो, भले कोई भी बना दो, लेकिन एक अक्षर बनाना है, क्योंकि हमेशा एग्जाम में अपनी आइडेंटिटी को अपन छुपाते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर में एड्रेस नहीं दे रखा है तो, हाँ दे रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, वो एड्रेस लिख देना। नहीं दे रखा है तो आपको अपनी तरफ से यहाँ पे एड्रेस तो लिखना है, लेकिन बड़ी जगह का पूरा नाम नहीं लिखना है, क्योंकि कॉलोनी वगैरह तो सब जगह मिल जाती है, ऐसी कोई खास बात नहीं है, पर जैसे बड़ी जगह हैं उनका पूरा नाम नहीं लिखना है। इस बात को मैं आपको पहले भी 11th क्लास के अंतर्गत भी आपको क्लास में अच्छी तरीके से मैं बता चुका था, तो इस पर खास कोई बात अपन को यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम हमेशा अपनी आइडेंटिटी को इसके अंतर्गत छुपाते हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद अच्छा, यहाँ पर मान लीजिए कहीं होटल मैरिज होम का भी नाम लिख सकते थे, एट लिख करके किसी मैरिज होम का नाम और उसका एड्रेस। अच्छा, ये तो आपको ध्यान ये देना है कि इतना तो अपन को क्या करना है, चाहे वो एक्सेप्ट हो और चाहे वो डिक्लाइन हो, इतना तो अपन को क्या है, फॉर्मल आते ही लिखना है। फॉर्मल आया इतना तो अपन को लिखना ही है,
चाहे फॉर्मल का एक्सेप्ट हो चाहे फॉर्मल का डिक्लाइन हो। ध्यान देंगे इस बात पर, यहाँ जो एड्रेस अपन लिख रहे हैं होटल मैरिज होम का लिख रहे हैं चाहे घर का लिख रहे हैं, ध्यान देना इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। इधर ध्यान देंगे B12C 18 D19 कुछ भी लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे ब्लॉक नंबर और मकान नंबर पता लगता है, इससे कॉलोनी का नाम पता लगता है, इससे जगह का नाम, बड़ी जगह का नाम पता लगता है। तो ये ध्यान देना है कि बड़ी जगह का नाम अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं दे रखा है तो वो पूरा नहीं लिखना है, अंग्रेजी का कोई भी एक अक्षर आपको बना देना है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना। और यहीं के लिए नहीं, चाहे वो लेटर हो और चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो चाहे वो इन्विटेशन हो, कहीं पर भी अगर आवश्यकता पड़ रही है एड्रेस बताने की तो वहां पर आपको एड्रेस ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब ये फॉर्मल आते इतना तो लिख दिया। अब अपन को क्या करना है, यहां से आगे बताना है एक्सेप्ट में क्या लिखना है, डिक्लाइन में क्या लिखना है। तो यहाँ एक्सेप्ट है हमारा, एक्सेप्ट में लिखेंगे वही लाइन, दे हैव ग्रेट प्लेजर, उन्हें बेहद प्रसन्नता है, कैसे, इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, उन्हें इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए बेहद प्रसन्नता है। दे विल डेफिनेटली अटेंड द फंक्शन, वे निश्चित रूप से इस फंक्शन को अटेंड करेंगे। इस तरीके से लिख करके और इसको कर देना है क्या, बंद। इस तरीके से ये हमारा जो है वो क्या हुआ, फॉर्मल का एक्सेप्ट हुआ। समझ में आई? पहले बताया था मैंने, फॉर्मेट के अंतर्गत ही बताया था, मिसेज मिस्टर लिख करके जवाब देने वाले का नाम, और यहाँ जवाब देने वाला कौन था, राजेश गुप्ता। तो चाहे तो सरनेम लिख सकते हो और चाहे इसका पूरा नाम लिख सकते हो। तो मिसेज मिस्टर गुप्ता थैंक, ये धन्यवाद दे रहे हैं किसके लिए, मिसेज मिस्टर शर्मा के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको निमंत्रण कार्ड भेजा। काय के लिए धन्यवाद देते हैं, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, उनके इस निमंत्रण के लिए। जो काय के लिए भेजा था, टू अटेंड द बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए, ऑफ देयर सन, उनके बेटे की, जो कब है, ऑन 20 नवंबर 2020। कब है, एट 9 PM, रात को 9 बजे। एट देयर रेजिडेंस, उनके निवास स्थान पर। कहाँ है, B12 जवाहर नगर भरतपुर। इस तरीके से इसके बाद हमने लिखा, दे हैव ग्रेट प्लेजर, उन्हें बेहद प्रसन्नता है, इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, निमंत्रण को स्वीकार करते हुए। दे विल डेफिनेटली अटेंड द फंक्शन, वे निश्चित रूप से इस फंक्शन को अटेंड करेंगे। इस तरीके से जो है वो हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मल का एक्सेप्ट हो जाता है। तो केवल अंतर अगर आना है एक्सेप्ट और डिक्लाइन में, वो केवल यहां से आएगा। बाकी और हालांकि मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसमें लिखाएंगे, लेकिन अगर डिक्लाइन होता तो इन लाइनों को हटा करके अपन कौन सी लिख देते, दे हैव रिग्रेट फॉर बीइंग अनएबल टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल वर्क, और फिर वही नीचे प्लीज डोंट माइंड और बेस्ट विशेस टू, बेटे का नाम वो मैं बताऊंगा। खैर अभी क्वेश्चन लिखाएंगे अपन, जो दूसरा वाला डिक्लाइन वाला अलग क्वेश्चन लिखाएंगे और फिर डिक्लाइन वाले क्वेश्चन को लिखा करके इसको जो है अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो इस तरीके से ये जो है वो हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मल का एक्सेप्ट हो जाता है। तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देने वाली बात यही है कि आपको ये देखना है कि पहली बात तो इन्विटेशन का रिप्लाई फॉर्मल, यानी इन्विटेशन अपन को फॉर्मल मिला है कि इनफॉर्मल मिला है, और जब अपन को फॉर्मल मिला है तो जवाब भी किसमें देना है, फॉर्मल में। अच्छा, कई बार वो ये नहीं कहता है कि आपको फॉर्मल इन्विटेशन मिला है, वो बाद में कहता है कि सेंड हिम योर फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, सेंड हिम योर इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। वो क्वेश्चन में कहीं भी कह सकता है। तो आपको तो ये देखना है कि अपन को जवाब फॉर्मल में देना है कि इनफॉर्मल में। हाँ, फॉर्मल मिला है तो फॉर्मल में देना पड़ेगा, इनफॉर्मल मिला है तो इनफॉर्मल में। और कोई भी नहीं मिला है तो वो बाद में कह सकता है कि फॉर्मल में जवाब दो कि इनफॉर्मल में दो। और अगर ऐसा कुछ भी दे ही नहीं रखा है तो आप चाहें तो फॉर्मल में भी दे सकते हो और चाहें तो इनफॉर्मल में भी दे सकते हो, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही हमारे सिलेबस में है। अगर दोनों सिलेबस में नहीं होते तब तो अलग बात थी। जब दोनों है और वो नहीं दे रहा है ऐसा कुछ भी इंडिकेशन, तो आप स्वतंत्र हो, फॉर्मल और इनफॉर्मल में से कोई भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये हो जाता है।
तो आपको क्या करना है, तो आज मैंने केवल इतना बताया है कि फॉर्मल का जो वो होता है, प्रारूप होता है, जो फॉर्मेट होता है, उसको अपन कैसे लिखते हैं। तो मैंने बताया यहाँ तक तो फॉर्मल में एक्सेप्ट हो चाहे डिक्लाइन हो वो फिक्स रहता है। यहाँ से इन 2-3 लाइन का अंतर आएगा, वो एक्सेप्ट में अलग होंगी और डिक्लाइन के अंतर्गत अलग होंगी। इसका मतलब है दे हैव ग्रेट प्लेजर, उन्हें बेहद प्रसन्नता है, इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, आमंत्रण को स्वीकार करते हुए, दे विल डेफिनेटली अटेंड द फंक्शन, वे निश्चित रूप से इस फंक्शन को अटेंड करेंगे। इस तरीके से ये जो हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखिए आप ऐसी कौन सी चीज आई है जिसे आप याद नहीं कर सकते हो या फिर वो आपको याद नहीं होगी। आराम से, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है, कोई भी ऐसी लाइन नहीं आई है जहाँ कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है। सारे शब्द आपके फैमिलियर है, सारे शब्द आपके परिचित है, आप इनको अच्छी तरीके से जानते हो। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसको एक साथ मतलब तुरंत के तुरंत ही क्या कर लेना है आपको याद। हालांकि इस चीजें इतनी बार मैं बोल चुका हूँ और पहले आपने लिख ली हैं 2 बार, तो वैसे ही याद हो गई होंगी, और बाई द वे नहीं हुई हो तो 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए इनको फेर लेना, वो साथ के साथ याद हो जाएंगी और अपना टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद करना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट इसमें करके बता सकते हो कि सर हमें ये परेशानी आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।